हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि रियल नंबर्स के चैप्टर से बिलोंग करता है। तो मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। हमें इन 5 पार्ट्स में प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है और एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 140। प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 7 ज़ा 14 और फिर 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम लोग प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, × 5 × 7, ठीक है। तो हमने 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम लोग 156 को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। तो बेसिकली 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 3 × 13। तो हो जाएगा 2 का पावर 2 × 3 × 13। थर्ड पार्ट में हमें 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 8 2 5 ये हो जाएगा, पहले 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। 17 से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 17। 5 2 बार है, 3 2 बार है, 17 एक बार। सिमिलरली आप बाकी दोनों पार्ट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड वही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं 2 कराऊंगा और एक का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है और साथ में ही वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए तो वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल होता है। इसको वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले 26 लिखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 13 ज़ा 13 1 ज़ा, ठीक है। फिर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 13 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मिला मुझे 2 × 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मिला मुझे 7 × 13। 7 को मैंने पहले लिखा है। अब एलसीएम आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 13 कॉमन है, कॉमन वाली को बस एक बार लिखते हैं और बाकी जितने बचे उन सबको लिख देते हैं 2 × 7, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो एलसीएम मेरा आ गया 182। एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। 2 × 13, 91 को लिख देंगे हम लोग 7 × 13। एचसीएफ में देखिए कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक ही बस कॉमन है 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम में कॉमन को बस एक बार लिखते हैं और बाकी नंबर्स को एज इट इज़। और एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं बस उन्हीं से हमें मतलब रहता है। तो इस केस में एचसीएफ 13 आ जाएगा।
अब फॉर्मूला वेरीफाई भी कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है LCM मल्टीप्लाई बाई SCF इजगल टू AB A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। LCM मेरा आया था 182, SCF आया था 13, A और B यानी 26 और 19 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 182 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366 इजगल टू 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा 2366। तो हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया है। तो सेकंड पार्ट में हमें 510 और 92 में LCM और SCF को निकालना है। तो सबसे पहले फिर से भाई 510 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 से कर लेते हैं, 3 17 ज़ा 17, 1 ज़ा। 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 23 टाइम्स में 46 हो जाएगा, 23 इंटू 1 23। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देख लीजिए कॉमन क्या है, कॉमन बस 2 है और कुछ कॉमन नहीं है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं बस। कॉमन बस 2 है तो इसको बस, इस वाले 2 को मैंने बस एक बार लिखा, बाकी 5 3 17 2 और 23 को लिख देंगे। 5 3 17 2 23, इन सब को आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आएगा 23,460। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। SCF कैसे निकालते हैं, SCF में जो कॉमन होता है बस उसे लिख देते हैं। कॉमन 2 है बस इसे लिख देंगे तो SCF 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू SCF इजगल टू A इंटू बी। LCM मेरा आया था 23,460, SCF 2 आया था इजगल टू A की वैल्यू 510, B की वैल्यू 92। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46,920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा 46,920। तो हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया इस केस में। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से 3 पार्ट्स गिवन है, हमें LCM और SCF निकालना है। तो मैं 2 ही पार्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, तीसरा पार्ट का मैं आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर रख दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमें LCM और SCF निकालना है 12, 15, 21 का। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं जो कि होता है 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फिर 15 का निकाल लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब हम लोग 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था, 3 इंटू 2 इंटू 2। 15 का आया था 3 इंटू 5। 21 का आया था 3 इंटू 7। तो कॉमन देख लीजिए बस 3 है तीनों में। तो LCM में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन को बस एक बार लिखते हैं। 3 को मैंने बस एक बार लिखा है, बाकी 2 2 5 7 को लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन सबको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। और SCF के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है बस उसे एक बार लिख देते हैं। कॉमन 3 है बस, तो उसे मैंने एक बार लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस 3 नंबर का LCM और SCF निकालेंगे। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन बस 17 होगा, 17 1 ज़ा 17, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 23, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 29, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17, 23 को लिख सकता हूँ 23,
और 29 को मैं लिख सकता हूँ 29। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं है, तो एलसीएम लिखने के लिए डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 23 × 29, जो कि आपका आएगा 11,339। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन तो इस बार कुछ है ही नहीं, तो जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि 17 को मैं 17 × 1 लिख सकता हूँ, 23 को 23 × 1, 29 को 29 × 1, तो 1 एक्चुअली कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो जब कुछ कॉमन ना मिले तो समझ लीजिए एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 is equal to 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एचसीएफ जो है दो नंबर्स का वो 9 है, एलसीएम हमें पता लगाना है, एक नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657। मैंने एक नंबर को 306 मान लिया और एक नंबर को 657, यानी ए और बी मान लिया। हमें एलसीएम निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। ठीक है, ना कि अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करके। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए, तो एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी ए इंटू बी के इक्वल होता है। एचसीएफ दिया है 9 इंटू एलसीएम, ए की वैल्यू है 306, बी की वैल्यू है 657, 9 डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 22,338, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, बेसिकली ये 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, फिर 34 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 34 को 657 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करके बताना है कि 6 का पावर n जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं, चाहे n कुछ भी हो। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे 6 का पावर n कैलकुलेट करिए, तो क्या जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट वो 0 हो सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा है ना। जैसे मैं कहूँ 6 का पावर 2 ये 36 होता है, तो क्या लास्ट डिजिट 0 है? तो जैसे मैंने n की जगह 2 रखा है, इस n की जगह मैंने 2 रखा है, तो बोल रहा है कि मैं क्या कोई ऐसा n रख सकता हूँ, क्या कोई ऐसा n मतलब कोई ऐसा नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ जिसको मैं कैलकुलेट करूँ तो लास्ट में जो डिजिट है वो 0 आए। तो मेरा आंसर नो होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि 6 का पावर n ये एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3 का पावर n। अब आप लोग जानते हैं ये जो n है वो 2 पे भी आ जाएगा, 3 पे भी आ जाएगा, तो जाएगा 2 का पावर n, 3 का पावर n। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज, जब कोई नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आता है, किसी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर मौजूद होते हैं। 2 और 5 मौजूद होने चाहिए, तभी उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। जैसे 10 ही ले लीजिए, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए 10 के लास्ट डिजिट में 0 है। एक और ले लीजिए 110, 110 को देखिए मैं लिख सकता हूँ 11 × 2 × 5। तो बेसिकली 110 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आएगा तब उसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन,
तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर मौजूद होगा। फिर से सुनिए मेरी बात, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, तब अगर आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आएगा। क्या 6 के पावर n में 2 और 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n, hence 6 का पावर n cannot end with digit 0। भाई 6 के पावर n का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो मिला 2 का पावर n, 3 का पावर n, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आना है तो उसका प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर मिलेंगे। क्या 6 के पावर n में 2 और 5 मिल रहे हैं क्या एज अ प्राइम फैक्टर? तो 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, दोनों मौजूद होने चाहिए। तो 5 नहीं मिल रहा है, इसीलिए 6 का पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n, चाहे n आप कुछ भी ले लें, फॉर एनी n। आप इस n की जगह कोई सा भी नंबर रख दें, 6 का पावर n में कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो हमें बताना है, प्रूफ करना है कि क्यों 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर है, इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं पहले कंपोजिट नंबर के बारे में बता देता हूँ। किसी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर तब कहते हैं जब उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर तब कहेंगे, किसी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर तब कहेंगे when it has 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम। ठीक है, when it has at least 2 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, है ना। इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। क्या जाएगा 7 into 11 plus 1। भाई 13 अगर हटा लेंगे तो 7 into 11 बचेगा, बीच में प्लस 13 हटा लेंगे यहाँ से तो 1 बचेगा। 7 into 11 क्या होता है 77 और प्लस 1। ठीक है, 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। अब 78 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से नहीं कर सकता हूँ ना। 78 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, जो कि आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो बेसिकली हो जाएगा 13 इंटू 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। देयर आर 3 प्राइम फैक्टर्स, देयर आर 3 प्राइम फैक्टर्स, सॉरी 4 होंगे, 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। 13 2 बार है, तो देयर आर टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स। 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए कम से कम 2 चाहिए, यहाँ पे तो 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। फिर से वही तरीका, कंपोजिट नंबर है तो हमें 2 प्राइम फैक्टर्स जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं 2 प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे कि नहीं। साफ साफ दिख रहा है हमारे पास 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में 5 कॉमन है। 5 क्या है कॉमन है। ठीक है, कॉमन ले लेंगे 5, तो क्या मिलेगा मुझे 7 6 5 7 6 4 3 2 1। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हटा लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो जाएगा 5। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1009। अब 1009 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए।
तो मजे की बात क्या है कि जब आप 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे ही नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये खुद प्राइम नंबर है। 1009 एक्चुअली एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 और जब 1009 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये पूरा नंबर आ जाएगा। तो एक्चुअली ध्यान से देखिए, दो फैक्टर हमें मिल गए, दो प्राइम फैक्टर। तो मैं कह सकता हूँ देयर आर टू प्राइम फैक्टर्स, देयर आर टू प्राइम फैक्टर्स, दो प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें। तो अगर दो प्राइम फैक्टर्स हों तो उस नंबर को कंपोजिट कहना पड़ता है। तो एक्चुअली ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट कहेंगे हम लोग। ये नंबर क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि इसके पास कम से कम दो प्राइम फैक्टर्स तो हैं, ठीक है ना। मजे की बात क्या है, ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं इसका एक चक्कर लगाने में, इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि अगर दोनों एक पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो दोनों आपस में कब मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली कई बार मिलेंगे आपस में, लेकिन हमें पहली बार का निकालना है कि पहली बार वो कब मिलेंगे आपस में, कितने समय बाद वो आपस में पहली बार मिलेंगे, ठीक है। जैसे सोनिया भी एक ही टाइम पर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, रवि भी एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करेगा, तो दोनों लोग सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे, सेम पॉइंट से भी। तो दोनों पहली बार कब मिलेंगे, एक्चुअली मुझे मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम टाइम, क्योंकि मिलेंगे तो कई बार अगर लगातार चलते रहे, लेकिन मुझे पहली बार यानी सबसे कम समय वाला फाइंड करना है। तो देखिए, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें मिनिमम आ रहा है नहीं, मिनिमम खुद ब खुद आ रहा है नहीं एक्सप्लेन करते समय, कि मुझे पहली बार का निकालना है कि पहली बार आपस में कब मिलेंगे, यानी सबसे कम समय में आपस में कब मिलेंगे। तो जब मिनिमम आता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हम लोग बेसिकली 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 का भी कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला मुझे 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का मिला मुझे 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन लीजिए, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम लिखने के लिए कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, 2 एक बार, 3 एक बार, और ये और 3 और 2 वापस, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो 36 मिनट के बाद वो आपस में पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे कैसे मालूम चला एलसीएम निकालना है, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे मालूम चला कि जब सोनिया और रवि एक साथ चलना शुरू करेंगे तो एक्चुअली वो कई बार मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे पहली बार यानी मिनिमम टाइम में कब मिलेंगे ये निकालना था, ठीक है। तो जब मैं खुद से एक्सप्लेन कर रहा था तो मिनिमम टर्म आ रहा था एक्सप्लेनेशन में। तो जब मिनिमम होता है तो एलसीएम निकालते हैं, और जब मैक्सिमम का केस आता है तो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 3rd एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।